कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के तत्वावधान में विद्यार्थियों में विषयपरक ज्ञानवर्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं समय के रचनात्मक उपयोग हेतु आयोजित ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार ई कंटेंट निर्माण एवं ऑनलाइन लाइव कक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे समाज शास्त्र विषय के बारे में। समाजशास्त्रीय विचारधारा में कार्ल मार्क्स का नाम उल्लेखनीय है, उनके योगदान उल्लेखनीय है। आज हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स द्वारा बताए गए अधिशेष मूल्य का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे हम। मैं डॉक्टर सुदेशना परिजा, सह आचार्य समाजशास्त्र, आज इस विषय पर विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगी। आज के व्याख्यान की रूपरेखा निम्नानुसार रहेगी। सर्वप्रथम हम कार्ल मार्क्स के जीवन एवं कृतियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात हम अधिशेष मूल्य के सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था उसकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी लेंगे। तत्पश्चात पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो इक्वेशंस होती हैं इकोनॉमी के अंतर्गत उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए कार्ल मार्क्स के मूल्य सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। कुल उत्पादन वैल्यू यानी टोटल प्रोडक्टिव वैल्यू के कुछ घटक होते हैं, उन घटकों के बारे में जानकारी लेंगे। अधिशेष मूल्य के सृजन किस प्रकार होता है पूंजीवाद व्यवस्था के अंतर्गत एवं उसके परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे एवं अधिशेष मूल्य के अंत में अधिशेष मूल्य के एक सामान्य विश्लेषण करेंगे। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में चर्चा करने से पूर्व यह आवश्यक है कि हम कार्ल मार्क्स के जीवन एवं कृतियों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 यानी 1818 में जर्मनी में हुई थी। वे एक जर्मन क्रांतिकारी थे। वे दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे एवं इतिहास में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। जर्मनी का बौद्धिक समाज यानी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी हीगल के विचारों से प्रभावित था एवं उनके विचार प्रबल हुआ करते थे। कार्ल मार्क्स ने हीगल के विचारों से भिन्न अपने विचार रखे। कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स टर्न हीगल अपसाइड डाउन, यानी कार्ल मार्क्स के विचार हीगल के विचारों से संपूर्णतः अलग थे, विपरीत थे और उन्होंने अपने सिद्धांतों के द्वारा अपने एक न्यूज़पेपर के संपादन के द्वारा अपने विचारों को सामने रखने का प्रयास किया एवं उसका उनको ऑपोजिशन फेस करना पड़ा क्योंकि हीगल के विचारों से असहमति वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा था बौद्धिक जगत में, जर्मनी के बौद्धिक जगत में। इसके चलते उनको फ्रांस माइग्रेट करना पड़ा। फ्रांस जाके उन्होंने अपने विचार रखने की प्रयास किया और फाइनली वो इंग्लैंड जाके सेटल हुए एवं फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर उन्होंने न्यूज़पेपर के संपादन के माध्यम से एवं विभिन्न कृतियों के प्रकाशन से अपने अर्थशास्त्र के सिद्धांत सामने रखे। विषम परिस्थितियों के चलते उन्होंने अपने विचार फ्रेडरिक एंजल्स के साथ अपने थ्योरीज का प्रतिपादन किया एवं 1883 में उनकी डेथ इंग्लैंड में हुई। उनकी कृतियों में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एवं डैस कैपिटल महत्वपूर्ण रहे हैं। डैस कैपिटल में उन्होंने अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है एवं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू भी डैस कैपिटल के 4th वॉल्यूम में उनके डेथ के बाद जो प्रकाशित हुई थी उसमें देखने को मिलता है। कार्ल मार्क्स एक ऐसे अर्थशास्त्री थे, एक ऐसे समाजशास्त्री थे, एक ऐसे मार्क्स द्वारा प्रतिपादित थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू यानी अधिशेष मूल्य का सिद्धांत की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि विभिन्न युगों के अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है।
पश्चिम यूरोप में जब सामंतवाद का विघटन हुआ, जब फ्यूडलिज्म का डिसइंटीग्रेशन हुआ इन वेस्टर्न यूरोप, तब मर्सेंटाइलिज्म अस्तित्व में आया एवं यह युग प्रारंभिक पूंजीवाद का युग भी माना जाता है, इनिशियल स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म माना जाता है। सामाजिक संपत्ति को बढ़ावा देने के लिए गुड्स का सर्कुलेशन एक उपयुक्त उपाय माना जाने लगा, महत्वपूर्ण हो गया। सर्कुलेशन ऑफ गुड्स, लाभ यानी प्रॉफिट का मुख्य स्रोत वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय से जुड़ा जाने लगा। कम भाव में वस्तुओं का क्रय एवं उच्च भाव से उनका बेचा जाने का प्रॉफिट मार्जिन डिफाइन करने लगा, और उनका यह व्यापार का मूल आधार भी था, और इसीलिए इसी से प्रॉफिट मार्जिन डिफाइन होने लगा। यह प्रॉफिट जो बेचने वाला कमाने लगा, उसे वस्तु का सरप्लस वैल्यू माना जाने लगा। व्यापारी सरप्लस वैल्यू को सटीक रूप से परिभाषित नहीं कर पाते, परंतु अलगाव का सिद्धांत जो कि वस्तु से जुड़ा था, यानी प्रोडक्ट के वैल्यू से जुड़ गया था, अलगाव वह सरप्लस वैल्यू के रूप में उसकी व्याख्या की जा सकती थी, उसे इंटरप्रेट किया जा रहा था। ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी के समर्थक ये प्रतिनिधित्व कर रहे विख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ तथा डेविड रिकार्डो के विचारधाराओं से वैज्ञानिक रूप से श्रम के मूल्य का सिद्धांत का उद्भव हुआ। डेविड रिकार्डो के थ्योरी ऑफ रिलेटिव वेजेस, यानी श्रम को जो वेजेस, रिलेटिव वेजेस, मार्क्स के थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के मुख्य आधार माना जा सकता है। इसी तरह से फ्रेंच भौतिकवाद स्कूल के प्योर प्रोडक्ट थ्योरी एवं डर्गो के सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत भी पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की ओर संकेत करते हैं, और ये सब अधिशेष मूल्य के सिद्धांत के, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित अधिशेष मूल्य के सिद्धांत के सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के रूप में पहचाने जा सकते हैं। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को समझने के लिए अर्थव्यवस्था के दो इक्वेशंस को समझना अप्रोप्रिएट रहेगा, उचित रहेगा। पहला इक्वेशन जो है कमोडिटी एक्सचेंज का इक्वेशन है। इसमें क्या होता है, एक कमोडिटी को एक्सचेंज यानी विनिमय, कमोडिटी एक्सचेंज यानी कमोडिटी के वस्तुओं का विनिमय के अंतर्गत मनी जो है, मनी यानी मुद्रा जो है, एक माध्यम ऑफ एक्सचेंज बनता है, विनिमय का माध्यम बनता है, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है। आवश्यकता के अनुसार कमोडिटीज एक्सचेंज हो जाती है, तो यहाँ पर कुछ बढ़ने या घटने का कोई आधार नहीं होता है। यहाँ सिर्फ कमोडिटी अकॉर्डिंग टू नीड यानी यूज वैल्यू, कमोडिटी के यूज वैल्यू के आधार पर विनिमय के नियम निश्चित किए जा सकते हैं, एवं मनी एक फैसिलिटेटर होता है, एक स्रोत मीडियम होता है, एक माध्यम होता है जिससे कि यह विनिमय संभव हो पाता है, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दूसरे इक्वेशन के अंतर्गत देखिए आप, मनी यानी कैपिटल के रूप में यह मनी इन्वेस्ट होता है। यह मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी साधन एक होता है, उत्पादन का एक साधन के रूप में मनी का, मुद्रा का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु के निर्माण के लिए या किसी वस्तु के उत्पादन के लिए। और जैसे यह वस्तु का उत्पादन संपन्न हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वह बेचा जाता है फॉर अ हायर रेट या हायर मनी, और इस मनी को वापस इन्वेस्ट किया जा सकता है, री इन्वेस्ट किया जा सकता है एज कैपिटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी अदर कमोडिटी, किसी और वस्तु के उत्पादन के लिए इस मुद्रा को वापस प्रयोग में लिया जा सकता है। तब उस स्थिति में, उस इक्वेशन में वह
कैपिटल का रूप धारण कर सकती है और ये प्रक्रिया बार बार से चलती रहती है। तो इस एम कैपिटल जो है पहले इक्वेशन के पहले स्टेज में जब एम यानी मनी कैपिटल के रूप में प्रयोग हुआ, वह कमोडिटी यानी सी का उत्पादन के लिए यूज किया गया था एवं उससे अर्निंग आई प्रॉफिट के रूप में, जो कि एम डैश के रूप में यानी वापस मुद्रा उससे जेनरेट हुई और यह प्रॉफिट के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें कि इस इक्वेशन में एम डैश जो है एम से अधिक होता है और यह इक्वेशन आगे चल के यह बढ़ता जाता है और यह आगे बढ़ता रहता है, री इन्वेस्ट होता है और फिर नए नए प्रॉफिट मार्जिन्स डिसाइड किए जा सकते हैं। पूंजीवाद मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में री इन्वेस्टमेंट होता है, वापस विनिमय होता है, वापस री इन्वेस्टमेंट होता है फॉर प्रॉफिट यानी लाभ के लिए। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन में एम को कैपिटल के रूप में वापस री इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो उत्पादन की प्रक्रिया में द होल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यानी ये उत्पादन की प्रक्रिया में कमोडिटी प्रोडक्शन में कैपिटल को मनी जो अर्न होता है वो री इन्वेस्ट हो सकती है, बार बार से रीजेनरेट हो सकती है फॉर अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। तो ये दो इक्वेशंस के आधार पर हम सरप्लस वैल्यू का जनरेशन के बारे में जानकारी, किस तरह से इससे होती है, जनरेट होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एडम स्मिथ की तरह कार्ल मार्क्स का मानना है कि हर उत्पादित वस्तु के दो मूल्य होते हैं, एक जिसे वो उपयोग मूल्य यानी यूज वैल्यू कहते हैं और दूसरा जिसे वो विनिमय मूल्य अथवा एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं। यह उत्पादित वस्तु के दो पहलू भी माने जा सकते हैं। यूज वैल्यू यानी उपयोग मूल्य से तात्पर्य उस वस्तु के निहित गुण से है जो कि किसी मानव आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता द्वारा मेजर किया जा सकता है या कैलकुलेट किया जा सकता है। उपयोगिता मूल्य लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। हर वस्तु के एक्सचेंज होने की क्षमता होनी चाहिए, जो उसके विनिमय मूल्य यानी एक्सचेंज वैल्यू द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। विभिन्न वस्तुओं के उपयोग वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है। जब डिफरेंट कमोडिटीज की उपयोगिता अलग होती है तो उनका एक्सचेंज कैसे पॉसिबल होगा, इसके उत्तर में मार्क्स मानते हैं कि इसकी जो हर वस्तु में हर अलग अलग उपयोगिता होने के बावजूद भी एक चीज कॉमन में है, वो है श्रम। यानी सभी वस्तुओं में सार्वजनिक यानी कॉमन श्रम की उपज होती है, यानी श्रम के माध्यम से वस्तु का उत्पादन संभव हो पाता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन श्रम के माध्यम से ही होगा एवं यह श्रम के उपज के द्वारा ही हम विनिमय मूल्य यानी एक्सचेंज वैल्यू, वस्तु के एक्सचेंज वैल्यू को मेजर करने के लिए काम में ले सकते हैं। वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन हेतु सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम के बराबर हो सकता है। विनिमय मूल्य हेतु वस्तु का उपयोग मूल्य होना आवश्यक है। उपयोग मूल्य लेकिन तुलनीय नहीं हो सकता। विनिमय मूल्य में तुलनीयता निहित होता है। विनिमय मूल्य श्रम की अवधि यानी लेबर टाइम पर आधारित है। विभिन्न उपयोगिता रखने वाले अलग अलग वस्तुओं के बीच एक्सचेंज यानी विनिमय संभव इसलिए हो पाता है क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग उपयोगिता वैल्यू वाले दोनों ही वस्तु श्रम के उपज होते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट यानी कुल उत्पाद मूल्य के 3 घटक या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, जिसे कांस्टेंट कैपिटल C यानी स्थिर पूंजी कहा जा सकता है। दूसरा, जिसे वेरिएबल कैपिटल यानी V यानी परिवर्तनीय पूंजी कहा जाता है। तीसरा कंपोनेंट अधिशेष मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू S द्वारा दर्शाया जाता है।
कांस्टेंट कैपिटल सी यानी स्थिर पूंजी से तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत उपयोग में लिए जाने वाले रॉ मटेरियल से है, मशीनरी से है, टूल से है, यानी वो सारे वस्तुएं जो कि कमोडिटीज यानी वस्तु के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं और जिनका स्वामित्व पूंजीपति के पास होता है, उसको कांस्टेंट कैपिटल सी कहा जाता है। परिवर्तनीय पूंजी यानी वेरिएबल कैपिटल श्रम को दर्शाता है, यानी लेबर कंपोनेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के लेबर कंपोनेंट को दर्शाता है जो कि चेंज होता है। स्थिर पूंजी में कोई बढ़ोतरी घटौती नहीं की जाती है उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान पूंजीपति के द्वारा, कि लेकिन परिवर्तनीय पूंजी वेरिएबल कैपिटल में उतार चढ़ाव करके पूंजीपति अपना प्रॉफिट अर्न करता है। तो अधिशेष मूल्य उस मूल्य को कहते हैं, उस सरप्लस वैल्यू को कहते हैं जो कि प्रॉफिट मार्जिन को डिफाइन करता है। कैपिटल कांस्टेंट कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता है, परंतु वेरिएबल कैपिटल में कम करके जो अधिक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है और जो कि कैपिटलिस्ट के पास जाती है, लेकिन पूंजीपति के पास जाती है, लेकिन लेबर के पास नहीं जाती, उस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट को अधिशेष मूल्य कहा जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन के सभी साधनों का योगदान रहता है, परंतु लेबर का योगदान सर्वाधिक रहता है, जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है पूंजीपति के द्वारा। लेबर अपनी सर्वहारा वर्ग अपने लेबर को बेचने के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। उत्पादन के कोई साधन की ओनरशिप उसके पास नहीं होती है। वो अपनी सर्वाइवल के लिए न्यूनतम आय पर अपने लेबर को बेचकर, ताकि वो लेबर को रिप्रोड्यूस कर सके, अपनी लेबर वैल्यू को रिप्रोड्यूस कर सके, उतना ही वो सब्सिस्टेंस वेजेस पर कार्य करके उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देता है। श्रमिक जो अपने श्रम को बेचकर प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाता है, उसका लाभ पूंजीपति लेता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में यह निहित होता है। यह डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में या वितरण की प्रक्रिया में निहित होता है कि वह उसका लाभ, यानी जो कुल प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ता है, उसका लाभ श्रमिक को न मिलकर पूंजीपति को मिलता है, जिससे कि श्रमिक का शोषण बढ़ता है और सामाजिक असमानता बढ़ने लगता है। टोटल वैल्यू के प्रोडक्ट के टोटल वैल्यू के बढ़ोतरी के अनुपात में लेबर के वेजेस में बढ़ोतरी नहीं होती है और असमानता सामने दिखता है। तो ये ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस की ओर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हुए ये कुछ इमेजेस हैं जो बताती हैं कि किस तरह से कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन होता है और किस तरह से कैपिटल की एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है और श्रमिक का शोषण हो रहा है। कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के विभिन्न तरीके या विभिन्न प्रक्रियाएं, विभिन्न चरण होते हैं जिसमें कि श्रमिक का शोषण बहुत एविडेंटली दिखाई दे रहा है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में मार्क्स ने सर्वप्रथम सरप्लस वैल्यू की अवधारणा प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात द इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1857 में सरप्लस वैल्यू के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। श्रम के वस्तुकरण यानी कमोडिफिकेशन के द्वारा लेबर का अलगाव होता है। 1867 में डैश कैपिटल के प्रकाशन से मार्क्स ने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया था। पूंजीवादी व्यवस्था में अधिशेष मूल्य का मूल स्रोत लेबर यानी श्रम है। लेबर के होने से श्रम सरप्लस वैल्यू भी जेनरेट हो पाता है टोटल प्रोडक्शन में। तो पूंजीपति इस सरप्लस वैल्यू को अप्रोप्रिएट कर सकता है श्रमिक से दो माध्यम से, एक कार्य अवधि के वृद्धि करके और दूसरा श्रम उत्पादकता में वृद्धि करके। न्यूनतम वेतन पर काम करवा के यानी सब्सिस्टेंस वेजेस देकर लेबर से अधिक घंटों
अधिक घंटों का कार्य करवाकर अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकता है, उत्पादन टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकता है पूंजीपति। श्रमिक को अपने श्रम को बेचने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि पूंजीपति के पास श्रम भी अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, या पूरी व्यवस्था में उसके पास एक इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी जैसे मौजूद होता है, जो कि श्रम लेबर ऑफर कर सकती है और उसके उत्पादन प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो एक उपाय तो कार्य अवधि के वृद्धि करके एवं कम वेजेस देकर वो अपने प्रॉफिट को मुनाफा दे सकता है एवं अधिशेष मूल्य को पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जेनरेट करा सकता है। इस ऑप्शन के या फिर इस विकल्प के कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रम की अपनी कैपेसिटीज या क्षमता भी सीमित हो सकती हैं। तो ऐसे में वो अपने कांस्टेंट कैपिटल में इन्वेस्ट करके अपनी मशीनरी की या अपनी टेक्नोलॉजी की क्षमता को बढ़ाकर कम समय में लेबर के द्वारा कार्य करा सकता है और उसी सबसिस्टेंस वेज पर काम करवा सकता है। तो 4 घंटे का काम जो वो पहले करा रहा था, अब हो सकता है इम्प्रूव्ड मशीनरी के कारण 2 घंटे में संभव हो पाता है। तो 2 घंटे की लेबर की उसने वेतन तो नहीं दिया लेबरर को, तो वो उसके सरप्लस वैल्यू की रूप में गिना जा सकता है। तो श्रम की उत्पादकता में वृद्धि कांस्टेंट कैपिटल में इन्वेस्ट करके पूंजीपति अधिशेष मूल्य या सरप्लस वैल्यू कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के मोड में जनरेट करा सकता है। दोनों ही विकल्पों में श्रम का शोषण होता है और सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है, वर्गों का निर्माण होता है और जो पूंजीपति है वो अधिक धनी या वेल्दी होता जाता है एवं श्रमिक जो है अपना श्रम को बेचकर अपनी न्यूनतम आय से ऊपर बढ़ नहीं पाता है एवं उसके दरिद्रता यानी पॉवर्टी में इंक्रीज होता जाता है। तो हैव और हैव नॉट्स में पूरी सोसाइटी बढ़ जाती है, यानी जिसके पास साधन है और जिसके पास साधन नहीं है, दोनों वर्गों में पूरा समाज बढ़ जाता है और इनमें इनइक्वालिटी बहुत इंटेंस हो जाता है, इनइक्वालिटी बहुत तीव्र हो जाता है एवं ध्रुवीकरण यानी सारे क्लासेस जो हैं वो पूरे समाज को 2 भागों में बढ़ जाता है, एकदम दरिद्र और एकदम दरिद्र जो जिनके पास कुछ अपने श्रम के अलावा कुछ नहीं होता, और दूसरा जो पूंजीपति होते हैं, जो उत्पादन के साधन के ओनर या मालिक होते हैं। इसका परिणाम यह होता है मार्क्स के अनुसार कि वर्गों में संघर्ष होता है और क्रांति आती है, समाज के क्रांति के पश्चात समाज में सामाजिक परिवर्तन होता है एवं समाजवाद की स्थापना की वो एक यूटोपियन सोसाइटी की कल्पना करते हैं, जो कि एक रिवॉल्यूशन यानी क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित अधिशेष सिद्धांत इकोनॉमिक्स के अंतर्गत या अर्थशास्त्र में विद्यमान मूल्य सिद्धांत को अधिक समृद्ध बनाता है, उसको अधिक एक्सप्लेनेटरी बनाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के निर्माण के बारे में यह सिद्धांत आश्वस्त कराता है, क्योंकि मार्क्स का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन हर व्यवस्था में, हर युग में हुआ है और सामाजिक परिवर्तन विल बी अ रिजल्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन, एक क्रांति का ही क्रांति के फलस्वरूप नए समाजवाद व्यवस्था की स्थापना होगी, जिसमें कि जो कि वर्ग विहीन समाज होगा, जिसमें सामाजिक समानता होगी। सर्वहारा क्रांति के द्वारा यह संभव होता है एवं सर्वहारा क्रांति के लिए जब वर्किंग क्लास यूनाइट होता है, पॉलिटिकली यूनाइट होता है, तभी वो रिवॉल्यूशन संभव होता है अथवा
ये अधिशेष सिद्धांत जो है मार्क्स के सैद्धांतिक संबल को सर्वहारा क्रांति के लिए एक सैद्धांतिक संबल के रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इस व्याख्यान में हमने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में अध्ययन किया है। आशा करती हूँ आपको इससे लाभ पहुंचा है।